ओके स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस करी थी वो हमारा टॉपिक था रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड। और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर हमने जो है उसकी थ्योरीज को जो है वो पूरा करा था, और उसके साथ साथ फिर हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। डिटेल में क्वेश्चन कर लिया था जिसके अंदर जो है वो उसकी थ्योरी के एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस करा था। और उसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने इसकी इक्वेशन भी निकाल ली थी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी निकाले थे, फिर कोरिलेशन भी फाइंड किया था, कोरिलेशन कैलकुलेट किया था, और फिर डिटर्मिनेशन भी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। नाउ अब हमने जो है वो स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी को करने से पहले हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी टूल्स डिस्कस करने पड़ते हैं। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी के। और वो स्टार्ट होते हैं आपके दो मेन चीज़ों से जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो आज जो है वो हम कोशिश करेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करें, एज वेल एज जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी को भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही जो है वो डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज दी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आपके पास क्या है? परम्यूटेशन जो होती है वो आपके पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी जब भी हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके चांसेस क्या हैं, या वो काम कितने तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है जी। अगर हमें ये पता चल जाए कि काम कोई भी काम कितने तरीक़ों से हो सकता है तो फिर हम निकाल सकते हैं उसके चांस। ठीक है, उसके होने या ना होने के चांसेस कितने हैं। वो जो आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं कि वो काम कितने तरीक़ों से हो सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, जिसे हम बेसिक प्रोबेबिलिटी टूल्स भी कहते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। वो है आपके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मीन्स द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है जी। जब हम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है जी। और उन ऑब्जेक्ट्स को हमने जो है वो अरेंज करना होगा। दो मेन चीज़ें जो यहाँ पे आपको ज़्यादातर नज़र आती हैं, ठीक है जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, वो आएगा आपको स्मॉल एन लिखा हुआ नज़र आएगा और स्मॉल आर लिखा हुआ नज़र आएगा। स्मॉल एन का मतलब होता है गिवन ऑब्जेक्ट्स। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को अरेंज करना है अगर हमने, तो हमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा जिसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है जी। जो हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में से हो सकता है या तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें, या हो सकता है उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हम एक वक्त में अरेंज कर रहे होते हैं उसे हम यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास क्या है, टूल्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है जी। और वो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास क्या है? वो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास जो है वो ये है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आती है वो आती है क्या? जब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं परम्यूटेशन, जब हमारे पास क्या हो जाए, एन और आर बराबर हो जाए। एन और आर बराबर हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? एन और आर बराबर हो जाए इसका मतलब ये है, अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें, एन और आर का मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स आपको जो है वो क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है जी। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एन माइनस थ्री एंड so on to 3 2 1।
फैक्टोरियल नोटेशन, ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है, अगर ये किसी नंबर पे आ जाए, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, तो n हो गया मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए यहाँ पे जो है वो जीरो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है, 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इसका मतलब है किसी भी नंबर के साथ अगर फैक्टोरियल लगा हुआ होगा तो हमें इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, बट उसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 4 the 20 20 into 3 60 60 into 2 will become that is 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 120। तो ये जो मैंने सेकंड लाइन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपको अपने कैलकुलेटर पे ये एक्सक्लेमेशन का मार्क नज़र आ जाएगा। अगर आपके पास वो डायरेक्ट बटन पे है तो आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है जी, और अगर डायरेक्ट बटन पे नहीं होगा तो फिर वो शिफ्ट दबाकर आ जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे जिस बटन के साथ वो लिखा हुआ होगा तो आपके पास जो है वो एक्सक्लेमेशन का मार्क यानी फैक्टोरियल का निशान जो है वो आपके पास शो होगा। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आप उस नंबर को लिख के उसके आगे फैक्टोरियल का निशान लगाएंगे तो आपके पास फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाएगी। तो कोशिश करें कि जब क्लास आपकी हो तो आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए कि अगर ये छोटी छोटी कीज आपको बताई जा रही हो तो आप उसको फौरन ही जो है वो अपने पास देख लें। ना समझ में आए तो अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो चीज़ आपको पूछनी है, और फिर इन दी एंड जब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो उसके अंदर फिर हम आपको उससे चीज़ों के बारे में बता देंगे। इसी तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन को अगर मैं लिखूं 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, यानी पूरा ओपन ना करूं, मुझे जो है वो अगर कोई दो नंबर स्टार्टिंग के यूज करने हैं फैक्टोरियल के तो मैं क्या कर दूंगा, मैं फैक्टोरियल के दो नंबर्स को ओपन करूंगा और फिर आगे फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही है 6 5 4 3 2 1। तो अगर मुझे 6 5 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं फैक्टोरियल के टर्म को ऐसे एक्सपेंड करके भी थोड़ा सा लिख सकता हूँ। याद रखने वाली बात क्या होगी आपके पास यहाँ पे, याद रखने वाली बात ये है आपके पास दैट इज जीरो फैक्टोरियल अगर कहीं आ जाता है तो जीरो फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल की बात होती है दैट इज कॉल्ड 1। Now coming towards permutation again, when n equals to r, when n equals to r का मतलब क्या है आपके पास कि गिवन ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हैं वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ हम यूज करते हैं फॉर्मूला दैट इज एन पी आर, ये आपको कैलकुलेटर में नजर आएगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। ये जो एन पी आर का फॉर्मूला जो कैलकुलेटर में होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको कि वो किस चीज़ को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे परम्यूटेशन को शो कर रहा है एन पी आर से। ठीक है जी, और एन पी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल। जब आपके पास क्या हो, एन पे आर का फैक्टोरियल, एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल कब होगा, जब आपके पास जो है वो एन और आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, अब अगर एन और आर की वैल्यू आपके पास सेम होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का नजर आए अगर, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ हमने जो है वो क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया है, इन हाउ मेनी वेज 5 people कैन बी लाइंड अप फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है जी, अब हमारे पास गिवन जो है वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है जी, और हमें ग्रुप फोटोग्राफ लेनी है। तो ग्रुप फोटोग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप फोटोग्राफ मींस आपके पास जो है वो यहाँ पर जो भी आपके पास आ रही है
जो ग्रुप फोटोग्राफ आपके पास होगा, ग्रुप फोटोग्राफ का मतलब क्या है कि जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग आपके एक साथ लाइनअप होंगे, ठीक है जी। तो गिवन भी 5 लोग हैं और ग्रुप फोटोग्राफ में भी 5 लोग आएंगे, ठीक है जी, जो उन्होंने जिस तरह सवाल में मेंशन किया है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स एन जो है वो 5 है, ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम जो है वो भी कितने हैं, 5। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। कब? जब एन और आर बराबर हो जाए। जब एन और आर बराबर नहीं होगा तो कंडीशंस कुछ बदल जाती हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपके पास, दैट विल बिकम 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है दैट इज 120 वेज, ठीक है जी। अब ये 120 वेज जो है आपके पास क्या है, और आपके पास ये जो है 120 वेज जो है वो ये शो कर रहे हैं कि आप 120 वेज में 5 लोगों को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अरेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट अरेंजमेंट। अब ये डिफरेंट जो आपके पास अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको बनाकर दिखानी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। आपको जो है वो ये जो डिफरेंट आपके पास जो है वो क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स बनती जाएंगी, उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स को अभी शो नहीं करना आपने कि वो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ हमने देख लिया कि पहली कंडीशन हो गई आपके पास, जब एन और आर यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम बराबर हैं, तो हमारा फॉर्मूला था एन पी आर दैट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, और अब हम जा रहे हैं कि इस पे, अब हम देख रहे हैं अपना सेकंड कंडीशन को। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जब एन और आर जो है वो हमारे पास क्या हो, रिपीट ना हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो एक दूसरी वैल्यू ले ली, ठीक है जी। और वो दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू आर। ये जो है आपके पास क्या है, दैट इज व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू आर। तो n जब r के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि n हमेशा क्या होता है आपके पास, बड़ा होगा। गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, गिवन ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा आपके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है जी। और जो हमें सिलेक्शन करनी है वो जो है वो आपके पास कम होगी, मतलब जो अरेंजमेंट में लोगों को लेना है हमने, वो लोग हो या कोई चीज हो, जो भी हो, उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमने जो है वो अगर 5 यहाँ पे लोग थे, अगर वो कहता है कि मुझे फोटोग्राफ लेनी है 3 लोगों की, तो इसका मतलब होता है कि मैं एक वक्त में 3 को अरेंज करूंगा, ठीक है जी। तो हमेशा गिवन ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम से। जब एन और आर आपके पास अनइक्वल होता है तो इसमें आपके पास दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन क्या होती है आपके पास, एक कंडीशन होती है नॉट रिपीटेड की, ठीक है जी। नॉट रिपीटेड का मतलब क्या है कि जो हम अरेंजमेंट बना रहे हैं उस अरेंजमेंट में एक दफा जो चीज ले ली वो आगे दोबारा यूज नहीं होगी। और नॉट रिपीटेड के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास वो होगा एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एन माइनस आर डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल जब हमारे पास नॉट रिपीटेड का केस हो, ठीक है जी। और अगर नॉट रिपीटेड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई केस रिपीटेड का भी होगा। यानी रिपीटेड का मतलब क्या है कि जब आप एक वैल्यू अरेंजमेंट में ले रहे हैं तो वो दूसरी प्लेस पे भी यूज हो सकती है। अभी एक सवाल हम करेंगे इसका, तो आपको समझ में आएगा कि रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड किसे कहते हैं। जब रिपीटेड की फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला होगा एन की पावर आर। नॉट रिपीटेड का जो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वो फॉर्मूला है जो कि आपके कैलकुलेटर्स में फीड हुआ हुआ है। आप जो कैलकुलेटर से परम्यूटेशन की वैल्यूज निकालेंगे वो इस फॉर्मूले की बेसिस पे निकल रही होंगी, ये याद रखिएगा
ठीक है। तो अब अगर हम जो है वो इसका एक सवाल देखें, ठीक है जी, अगर हम इसका एक सवाल देखेंगे तो फिर जो है वो आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इसमें हमने करना क्या है। सवाल क्या है इसका भाई? इसका सवाल बन जाएगा आपके पास, इन हाउ मेनी थ्री लेटर्स कोड कैन बी मेड, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, if letters are not repeated, if letters are repeated, ठीक है जी। अब इस सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो गिवन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास 6, ठीक है जी। और मुझे एक वक्त में जो यूज करने हैं अरेंजमेंट करने के लिए वो है कितने? वो है 3, ठीक है। ये तो क्लियर नजर आ रहा है ना? हमारे पास जो है वो टोटल गिवन लेटर्स जो है वो 6 हैं और हमें जो कोड बनाना है वो 3 लेटर्स से बनाना है, ठीक है जी। दोनों कंडीशंस में आपके पास क्या आ रहा है? एक में कह रहा है वो आपसे, अगर हम पहले वाले को देखें तो अगर हम सॉल्व करते हैं ए को, यानी लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है जी। तो लेटर्स आर नॉट रिपीटेड का मतलब हो जाएगा आपके पास, अब जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे वो होगा एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 6p3 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 6 - 3 ब्रैकेट में लाजमी लिखिएगा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो फिर इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल 6 और 6 - 3 फैक्टोरियल हम इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल के बाद मैंने नहीं लिखा क्योंकि 6 - 3 करूंगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि 3 फैक्टोरियल हमेशा जो है वो फैक्टोरियल से कैंसिल होता है, फैक्टोरियल सिंपल नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, ये इसको हमेशा याद रखिएगा। तो 6p3 मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30, 30 × 4 विल बिकम 120 वेज, ठीक है जी। तो मैं लिख सकता हूँ कि 120, ठीक है जी, 3 लेटर कोड कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है जी। तो या ये भी कह सकते हैं हम 120 3 लेटर कोड्स कैन बी मेड, 3 लेटर तो हम यूज ही कर रहे हैं बल्कि हम लिख दें 120 कोड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई एन एफ इफ 3 लेटर्स आर यूज, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये? तो ये तो हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। अब ये जो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करते हुए करना नहीं होता, ठीक है जी। नॉट रिपीटेड का मतलब क्या होगा? नॉट रिपीटेड का मतलब है अगर मैं पहले 3 लेटर का कोड बना रहा है ना, तो ये होगा ए बी सी, ठीक है जी, ए बी डी, या ए डी एफ, बहुत सारे बनेंगे ऐसे, कितने बनेंगे? 120 बन जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास जो है वो जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 6 फैक्टोरियल को हमने जो है वो ओपन किया, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 लिखने के बजाय मैंने इसको 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया लाके। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 एंड 1, क्योंकि नीचे भी 6 - 3 फैक्टोरियल था। अगर आपको ये चीज़ करने में कंफ्यूजन होती तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 6 फैक्टोरियल निकालें, 3 फैक्टोरियल निकालें और आपस में डिवाइड कर दें, तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इधर आते हैं इसके बी पार्ट पे, तो इसका बी पार्ट कहता है लेटर्स आर रिपीटेड। लेटर्स आर रिपीटेड का मतलब क्या है कि एक लेटर कोड में एक से ज़्यादा दफ़ा यूज हो सकता है। तो यहाँ
फॉर्मूला होगा एन पी आर इक्वल्स टू एन की पावर आर, और एन की पावर आर के लिए हम, हो जाएगा क्या, 6p3 इक्वल्स टू 6 की पावर 3, और 6p3 का मतलब हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 216। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं 216 codes can be made from the letters A, B, C, D, E and F if three letters are used। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये, या इफ लेटर्स आर रिपीटेड, इसके आखिर में आप मेंशन कर सकते हैं। अब लेटर्स आर रिपीटेड की एग्जांपल क्या होगी आपके पास, लेटर्स आर रिपीटेड की एग्जांपल है आपके पास, दैट इज आपके पास अगर आ जाए इस तरीके से, इसे कहते हैं रिपीटिशन, कि हमने रिपीटिशन अलाउ कर दी है, कि आपके पास एक कोड बनना है 3 लेटर्स का, और तीनों लेटर्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 2 लेटर्स रिपीट हो जाए। ठीक है जी, ऐसे कितने कोड्स बनेंगे, ऐसे 216 कोड्स बनेंगे। ठीक है, तो हमें ये 216 कोड्स बनाने नहीं होते, हमें जो है वो सिर्फ ये कैलकुलेट करना होता है कि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है, ठीक है जी, वो ये शो कर देगी कि कितने कोड्स पॉसिबल हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो फिर उसके बाद अगर हम जो है वो आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है जी, तो आगे हम जो है वो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पे सेटल कर देते हैं, और वो क्या है आपके पास, दैट इज how many 4 letter codes can be made from the letters of the word Sunday। ठीक है जी, if letters are not repeated and if letters are repeated, ये आपने जो है वो ट्राई करना है अपने एंड से। और इसके अंदर बस आपके पास जो गिवन लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो एक वर्ड के अल्फाबेट्स हैं, दैट इज संडे, और संडे के अंदर हमारे पास 6 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, और हमने जो कोड बनाने के लिए लेटर्स यूज करने हैं वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। इसी तरीके से जैसे ये अल्फाबेट्स दे रहा है, वैसी जो है वो नंबर्स में भी बात कर सकता है, कि आपके पास जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, वो आपको पर्टिकुलर कोई डिजिट्स दे दे, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स है ना, SUNDAY 6 अल्फाबेट्स हैं, हो सकता है कि वो आपको 6 जो है वो डिजिट्स दे दे, 2 4 5 7 8 9, और आपको कहे कि आपने जो है वो कोई 3 नंबर्स का 3 डिजिट का कोड बनाना है, तो आप 3 डिजिट का कोड बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से बनाएंगे जिस पैटर्न से भी हमने काम किया है। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया कि जब आपका एन और आर बराबर नहीं है। यहाँ एक चीज याद रखने वाली बात क्या है, कि अभी तक हमने दोनों दोनों कंडीशंस जो करी है उसमें आप ये देखें कि जो आपके पास गिवन अल्फाबेट्स हैं SUNDAY, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है जी, ये गिवन गिवन जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो सब इंडिविजुअल हैं, कोई रिपीट गिवन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, जो हमने अल्फाबेट्स यहाँ पे शो किए थे ABCDENF, ये तमाम जो है वो क्या है, ये तमाम डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, कोई गिवन कोई भी आपका अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो ये था आपका एन और आर जब आपका बराबर नहीं हो, इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब हम देख रहे हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, तीसरा पार्ट हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं, थर्ड वन इज सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है भैया आपके पास, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब है, यहाँ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CP, यानी सर्कुलर परम्यूटेशन, और इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका दैट इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसको आसान करना सबसे आसान इजी वे है, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। जो n-1 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन का जो सवाल होगा आपका,
उसके अंदर एक तो आसानी ये है आपके पास, वो क्या है, आसानी ये होती है कि आपके पास सवाल में जो है वो वैल्यूज जो आती हैं वो हमेशा आपके पास क्वेश्चन ये शो कर रहा होता है आपको कि जिसमें एक लव सर्कल का, ठीक है जी, या आपके पास जो है वो राउंड का या सर्कुलर, इस तरह के लफ्ज जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन हाउ मेनी वेज 10 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10 प्लांट हैं, इसको हमने सर्कल में अरेंज करना है। अगर 10 प्लांट्स को सर्कल में अरेंज करना है तो इट विल बिकम सर्कुलर परम्यूटेशन, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर ही हम क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर ही हम सर्कल के अंदर चीजों को ले रहे होते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे n जो है वो आपको 10 गिवन है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, ठीक है जी, वो हो जाएगा क्या, सर्कुलर परम्यूटेशन इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, और सर्कुलर परम्यूटेशन इक्वल्स टू 10-1 फैक्टोरियल मीन दैट इज दी 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप कैलकुलेटर से यूज करें तो 9 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा आपके पास दैट इज 362 880 वेज। तो 10 plants can be planted in a circle in 3,62,880 ways। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो सर्कुलर परमुटेशन का आंसर आ जाएगा। तो सर्कुलर परमुटेशन जो है वो काफी इजी, इसके अंदर जो है वो काम है। तो सर्कुलर परमुटेशन तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आपको इसके लिए पहचान करनी होगी कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर लफ्ज जो है वो नॉर्मली जो आएगा आपके पास यूज होगा वो क्या होगा, सर्कल का लफ्ज यूज होगा। ठीक है जी। द लास्ट फोर्थ वन जो इसकी टाइप है या कंडीशन आप कह लें इसको, तो वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास दैट इज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। ठीक है जी, नंबर फोर्थ पे आती है आपके पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। ठीक है, या इसे हम कहते हैं ग्रुप परम्यूटेशन। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन या ग्रुप परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, जब आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या हो, रिपीट हो रहे हो। जब आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो इस ग्रुप परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू nr फैक्टोरियल। यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके पास, इसमें रिपीट हो रहे होंगे। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, असल चीज ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो आप इजीली जो है वो उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, इसका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, हाउ मेनी permutations आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। ठीक है जी, और दूसरा लफ्ज हमने लिया है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन को, ठीक है जी, तो सॉल्यूशन के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन या ग्रुप परम्यूटेशन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसमें गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट आपके पास वर्ड यूज किया है दैट इज बुक। तो अब बुक को अगर हमें ग्रुप परम्यूटेशन के हिसाब से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको पहले इनके नंबर्स असाइन करने होंगे। ठीक है जी, पहला अल्फाबेट क्या है, बी है, इसको मैंने कहा n1, और ये कितने हैं मेरे पास, एक। दूसरा अल्फाबेट ओ, इसको मैंने कहा n2, ये मेरे पास है दो। जो रिपीट हो रहा है वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा फिर। तीसरा अल्फाबेट है के, इसको मैंने कहा n3, ये हो जाएगा मेरे पास एक। ठीक है जी, तो टोटल आपके पास जो है वो कैसे आ जाएगा, टोटल लाने के लिए आप लिख लेते हैं n इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3। आप वैसे भी कर सकते हैं ये कि आप टोटल जो है वो नंबर्स को ऐड कर लें तमाम अल्फ़ाबेट्स के, तो आपको पता चल जाएगा 1 + 2 + 1। नंबर भी आ रहा है आपके पास कि आपके पास 4 जो है वो क्या है आपके पास अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो फॉर्मूला ग्रुप परम्यूटेशन का, ग्रुप परम्यूटेशन दैट इज इक्वल्स टू
n factorial divided by n1 factorial multiply by n2 factorial multiply by n3 factorial। ठीक है जी। और जब मैं इसकी वैल्यूज को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा ग्रुप परम्यूटेशन दैट इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो इसके लिए फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 12 एंड 12 टू द 24। ठीक है जी। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल विल बिकम 2। ठीक है जी। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 वन ज़ा 2। तो ग्रुप परम्यूटेशन का आंसर इसका आ जाएगा इन 12 वेज। यानी हम बुक को 12 वेज में डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब वो डिफरेंट तरीके क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास जो है वो हो जाए BKOO। ठीक है जी। एक हो जाए आपके पास KOBO। ठीक है जी। फिर आपके पास हो जाए BOKO एंड सो ऑन। ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे आपके पास 12 बन सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसका हम पार्ट 2 देख लें तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग जो है वो हम कर देते हैं। लफ्ज है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या हो जाएगा? अब आपके पास देखिए, पहला अल्फाबेट एस, उसको मैंने नाम दिया N1। N1 मेरे पास है 3। दूसरा अल्फाबेट हो गया टी। टी मेरे पास N2। N2 भी मेरे पास 3 है। फिर अल्फाबेट आ रहा है ए, N3 के नाम से, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। टी हो चुका है। फिर आएगा आई। ठीक है जी। आई जो है आपके पास N4 हो जाएगा, और N4 मेरे पास है 2। ठीक है जी। एस हो चुका है, टी हो चुका है, आई हो चुका है, और बच गया अब आपके पास सी। तो सी मेरे लिए हो जाएगा N5, और N5 मेरे पास है 1। अगर मैं यहाँ पे n कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो n कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, और इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास दैट इज n इक्वल्स टू 3 + 3 + 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। और फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज द ग्रुप परम्यूटेशन इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आएगा n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो अब इसके आगे का काम जो है वो आपने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट डी परम्यूटेशन। 4 कंडीशंस मैंने परम्यूटेशन की कर ली। जब n और r बराबर होगा, जब n और r बराबर नहीं होगा, रिपीटेड नॉट रिपीटेड, एक सर्कुलर परम्यूटेशन और एक ग्रुप परम्यूटेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी। परम्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब है दैट इज कॉम्बिनेशन, और वो हम जो है वो इंशाल्लाह शॉर्टली स्टार्ट करेंगे।